हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु पे। और मैं आप सब के लिए लेकर आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, काफ़ी महत्वपूर्ण पाठ जो बिहार बोर्ड 12th के सभी बच्चों को हिंदी 100 अंक में पढ़ना है। तो इस चैप्टर का शीर्षक है संपूर्ण क्रांति। और मैं बता दूँ कि संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, इसका कोई राइटर नहीं होगा, इसका स्पीकर हो सकता है। तो इसके स्पीकर जयप्रकाश नारायण जी है। तो मैं संपूर्ण नोट्स लेकर आया हूं। तो मैं वीडियो को चालू करूं उसके पहले आप इसको लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें। चलिए अब हम समय न गंवाएं, एक एक क्वेश्चन को डील करते हैं, बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को डील करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जयप्रकाश नारायण के अमेरिका प्रवास का संक्षिप्त परिचय दें। मतलब जयप्रकाश नारायण जी अपने एजुकेशन के लिए जो है अमेरिका भी गए थे। तो वहाँ पे जाकर उन्होंने जो प्रवास किया था, वहाँ पे जाकर जो वहाँ पे कुछ दिन तक रहे थे, तो उन्होंने किन किन कामों को किया, कैसे अपनी पढ़ाई पूरी की, इस पे जो है आपको जानकारी देना है। तो उत्तर यहाँ पे बड़े सटीक शब्दों में है कि जयप्रकाश नारायण जी ने अपने भाषण संपूर्ण क्रांति में अमेरिका प्रवास का जिक्र किया है। जी हाँ, जब ये संपूर्ण क्रांति भाषण दे रहे थे तो उसी दौरान उन्होंने अमेरिका प्रवास का जिक्र किया। उन्होंने सुना था कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति मजदूरी करके पढ़ सकता है। कोई भी इंसान अगर अमेरिका जाता है तो वहाँ पे मजदूरी करके पढ़ सकता है। इसीलिए वे अपने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका गए। कहाँ गए? अमेरिका गए तथा वहाँ के बागानों में, वहाँ के लोहे के कारखानों में काम किया। वहाँ काम किया जहाँ जानवर मारे जाते थे। और उसके अलावा क्या किए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान वे छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेते थे कि 3-4 विद्यार्थी सस्ते में खा पी लेते थे। देखिए कितनी जो है उन्होंने संघर्ष किया अमेरिका में जाकर। आप समझ सकते हैं कि एक कोठरी में कई विद्यार्थी मिलकर रह लेते थे, रुपए बचा लेते थे। उनके लिए रविवार का जो दिन था वह छुट्टी का दिन नहीं होता था। उस दिन वे लोग 1 घंटा रेस्तरां में या होटल में या तो बर्तन धोया करते थे या वेटर का काम किया करते थे। देखिए कितनी जो है मजबूरी जो है, कितनी मजदूरी करके वहाँ उन्होंने पढ़ाई लिखाई अपनी पूरी की। जिसके मेहनताना में जब वह होटल में या रेस्तरां में 1 घंटा बर्तन धोते थे या वेटर का काम करते थे, तो उसके मेहनताना में मतलब उसके जो है उस काम के मजदूरी के तौर पे शाम में रात और दिन का खाना मिल जाता था। देखिए पढ़ाई के क्रम में ही वे घोर कम्युनिस्ट बन गए। कम्युनिस्ट का मतलब आपको आगे समझ में आएगा। चूँकि कम्युनिस्ट जो है वो लेनिन से प्रभावित जो है पार्टी थी। तो पढ़ाई जब वो अमेरिका में कर रहे थे तो वहाँ पे वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए, कम्युनिस्ट बन गए। उस समय वहाँ लेनिन का ज़माना था। किसका ज़माना था? लेनिन का। लेकिन लेनिन के मरने के बाद वे मार्क्सवादी बन गए। क्या बन गए? मार्क्सवादी बन गए। मार्क्सवादी जो है साम्यवाद विचारधारा के जो है घोतक होते हैं। इस प्रकार अमेरिका में प्रवास के दौरान अत्यंत कष्टमय जीवन यापन किया। इन सारे क्वेश्चन के आंसर को आप क्या कीजिएगा कि नोट कर लीजिएगा और आप इसको याद कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल नहीं हुए? जी हाँ, चूँकि ये जब अमेरिका प्रवास को गए थे तो वहाँ पे वे कम्युनिस्ट बन गए थे, घोर कम्युनिस्ट बन गए थे। लेकिन जब ये भारत लौटे तो ये कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल नहीं हुए, कांग्रेस में जाके शामिल हो गए। तो इसका रीज़न आपको पता चलेगा। जयप्रकाश नारायण के ऊपर अमेरिका प्रवास के दौरान ही लेनिन का प्रभाव अधिक पड़ा था। ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है कि जयप्रकाश नारायण जी पे किनका प्रभाव पड़ा था अमेरिका प्रवास के दौरान? तो लेनिन का पड़ा था। उन्होंने उनसे सीखा था। क्या सीखा था? कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट है उनको हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई में अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। अर्थात कि जो गुलाम देश है और वहाँ के जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं उनको उस देश की आज़ादी की लड़ाई में बिल्कुल साथ देना चाहिए, उनसे अलग नहीं रहना चाहिए। क्योंकि लड़ाई का जो नेतृत्व होता है वह बुजुर्गुआ वर्ग में होता है। बुजुर्गुआ वर्ग क्या होता है? तब पूंजीपति वर्ग को, पूंजीपतियों की समाज को हम बुजुर्गुआ वर्ग कहते हैं। तो लड़ाई के लिए धन की आवश्यकता होती है और धन जो है पूंजीपतियों के पास होता है। तो लड़ाई का जो नेतृत्व होता है वह किसके हाथ में होता है? बुजुर्गुआ वर्ग के हाथ में होता है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है। अतः कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए। कम्युनिस्टों को क्या करना चाहिए कि
कि मतलब गुलाम देश के जो कम्युनिस्ट है उनको आज़ादी की लड़ाई में हरदम साथ देना चाहिए, उनको अलग नहीं रहना चाहिए। इसी विचारधारा से प्रभावित होकर वे भारत की आज़ादी के खातिर, इसी विचारधारा से, किस विचारधारा से, लेनिन की जो विचारधारा थी कि बुर्जुआ वर्ग जो होते हैं, जो पूंजीपतियों का जो वर्ग होते हैं, उनके हाथ में जो है लड़ाई का नेतृत्व होता है, तो कम्युनिस्ट को जो है उनसे अलग नहीं रहना चाहिए। तो इसी विचारधारा से प्रभावित होकर वे भारत की आज़ादी के खातिर कम्युनिस्ट पार्टी में न जुड़कर कहाँ जुड़ गए, कांग्रेस में शामिल हो गए, क्योंकि कांग्रेस ही देश का नेतृत्व कर रही थी। देश का नेतृत्व का मतलब देश के आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व कर रही थी, इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी में न जुड़कर किस में जुड़ गए, ये जाकर कांग्रेस पार्टी में जुड़ गए। चूँकि देश की आज़ादी सर्वोपरि थी, देश की जो है देश का हित सर्वोपरि था, पार्टी सर्वोपरि नहीं था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में बापू और नेहरू के किस विशेषता का उल्लेख किया है? देखिए दोस्तों, आप इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। मैं वही प्रश्न उत्तर का डील करूंगा, मैं जिक्र करूंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे उत्तर देखिए कि जयप्रकाश नारायण जी ने अपने भाषण में बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख किया। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगी कि जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में बापू और नेहरू की विशेषताओं का उल्लेख इस प्रकार किया है। किस प्रकार किया है? तो वे बापू की महानता के बारे में बताते हैं कि जब वो नौजवान थे, कौन नौजवान थे, मतलब जेपी जब नौजवान थे तो अक्सर बापू के सामने बोल दिया करते थे। क्या बोलते थे? हम नहीं मानते बापू यह बात। और बापू में इतनी महानता थी कि वे बुरा नहीं मानते थे। बापू में इतनी महानता थी कि वे बुरा नहीं मानते थे, फिर बुलाकर हमें प्रेम से समझाते थे, कि नहीं, प्रेम से समझाते थे। ये बापू की महानता हो गई, महात्मा गांधी की महानता हो गई। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग नेहरू की महानता के बारे में पढ़ते हैं। नेहरू की महानता के बारे में दिया हुआ है कि जयप्रकाश नारायण जी ने नेहरू के बारे में बताया कि वे उनको बहुत मानते थे। कौन बहुत मानते थे? नेहरू जी जयप्रकाश नारायण जी को बहुत मानते थे और वे भी नेहरू जी का बहुत आदर करते थे, परंतु उनकी कटु आलोचना करने से भी पीछे नहीं हटते थे। ये जयप्रकाश नारायण जी की खासियत थी कि जो बुरा लोग होते थे उनकी जो है आलोचना भी करते थे, उनका सम्मान भी करते थे, उनकी आलोचना भी करते थे। उनमें भी बड़प्पन था। किनमें? नेहरू जी में भी बड़प्पन था। उन्होंने भी जयप्रकाश नारायण जी की आलोचनाओं का कभी बुरा नहीं माना। तो जयप्रकाश नारायण जी का नेहरू जी से परराष्ट्र का मतलब हुआ जो विदेश की नीति है, जो विदेश नीति है। आज परराष्ट्र की नीति विदेश नीति के नाम से जानी जाती है। तो विदेश नीति को लेकर जो है मतभेद था। जैसे आप लोग सुने होंगे हिंदी चीनी भाई भाई। ये नेहरू के समय में जो है मतलब हिंदी चीनी भाई भाई इन्होंने जो है क्या किया था कि नारा दिया था, और बाद में वही चीन जो है 1962 में जो है हमारे भारत पे आक्रमण कर दिया, और जो है परराष्ट्र की नीति कमज़ोर होने की वजह से ऐसा हो पाया था। तो नेहरू जी से जो है नारायण जी का, जयप्रकाश नारायण जी का जो मतभेद था वह परराष्ट्र की नीति को लेकर था। ये ऑब्जेक्टिव भी है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछ देता है। तो चलिए, भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां है। क्या है? भ्रष्टाचार की जो जड़ है वह सरकार की गलत नीतियां है। इन्हीं गलत नीतियों के कारण भूखमरी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। जनता का कोई भी काम, जी हाँ, आज जो है जनता का कोई भी काम बिना रिश्वत, बिना घूस के नहीं होता है। शिक्षण संस्थाएं भी भ्रष्ट हो गई है। मतलब शिक्षा का जो काम था कि अच्छे नागरिक बनाना, देश के लिए योग्य नागरिक प्रदान करना, वो भी भ्रष्ट हो गई है। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। मतलब हर तरफ अन्याय का जो है बोलबाला है, अनुचित जो है नीतियों का बोलबाला है, जिसके नीचे जनता दब रही है। नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है। नौजवान जो है वर्ग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है सरकार की गलत नीतियों की वजह से। अब चलिए, इसे दूर करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? तो सरकार को समाजवादी तरीके से ऐसे नीतियों का निर्माण करना चाहिए जो लोक कल्याणकारी हो। लोक कल्याणकारी मतलब लोगों के कल्याण के लिए नीति होनी चाहिए। आज के नौकरशाह मतलब जो सरकारी नौकरी करते हैं, वे अपने आप को जनता का सेवक नहीं मानते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने आप को सरकारी कर्मचारी मानते हैं, जिसके वजह से उनमें सेवा की भावना
संभावना कम हो रही है और भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हो रही है, जिसको समय रहते अवश्य कुचल दिया जाना चाहिए। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। मैं एक बार और आपको समझा दूँ कि जो नौकरशाह है, मतलब जो नौकरी में है, जो नौकरी कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए कि अपने आप को जनता का सेवक मानना चाहिए, तब वह जनता के लिए काम कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वह अपने आप को सरकारी कर्मचारी मानते हैं, जिसके वजह से जो है वो सरकार के प्रति जो है उनकी भावना ठीक होती है, लेकिन जनता के प्रति उनकी भावना खराब होती है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि इस लॉकडाउन में सभी को पढ़ाई हो सके, सब कोई पढ़ सके। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो दल विहीन लोकतंत्र की परिकल्पना, मतलब इसकी कल्पना किसने की थी? लेनिन महोदय ने की थी, और यह मार्क्सवाद के भी मूल उद्देश्यों में से एक था। मतलब लेनिन और मार्क्सवाद ये दोनों अलग अलग चीज़ें थी। लेनिन जो थे मतलब वह कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, और लेनिन ने भी जो है दल विहीन लोकतंत्र की ही परिकल्पना की थी। और जो मार्क्सवाद था, वह मार्क्सवाद का भी जो है मुख्य उद्देश्य, मूल उद्देश्यों में से एक है दल विहीन लोकतंत्र। दल विहीन का मतलब होता है स्टेटलेस सोसाइटी, आपको आगे समझ में आएगा। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, साम्यवाद मतलब समानता की ओर जब बढ़ता चले जाएगा, वैसे वैसे जो राज्य है, जो स्टेट है, उसका क्षय होता जाएगा। क्षय मतलब उसका नाश होता चला जाएगा, और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। स्टेटलेस सोसाइटी का मतलब हुआ कि देखिए आज भारत में जगह जगह स्टेट है कि नहीं, इस वजह से जो है जगह जगह दल है। लोकल जो है आपको जो है पार्टी देखने को मिलेगी, क्षेत्रीय पार्टी जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे पार्टी होती है, फिर नेशनल लेवल पे एक पार्टी होती है, राष्ट्रीय जो है पार्टी होती है, दल होती है। तो जब साम्यवाद की ओर जो है देश और समाज बढ़ता चले जाएगा, तो वैसे वैसे जो राज्य है, जो स्टेट है, उसका क्षय होता जाएगा, और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। स्टेटलेस मतलब हमारा पूरा एक देश होगा, कोई स्टेट नहीं होगा, और वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगी, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा, और लोकतंत्र निश्चित रूप से दल विहीन होगा। तो ये दल विहीन जो है दल विहीन पार्टी से जो है इसका मतलब था, दल विहीन पार्टी का, इसका दल विहीन लोकतंत्र से क्या समझते हैं, इसका उत्तर था बहुत ही सुंदर शब्दों में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था? तो दिनकर जी, आप जब भाषण पढ़िएगा संपूर्ण क्रांति, तो आप देखिए कि शुरू में ही उन्होंने रेणु साहब का, फणीश्वर नाथ रेणु का, दिनकर जी का जिक्र किया है। तो जयप्रकाश नारायण जी ने दिनकर जी से निधन के दिन, जयप्रकाश नारायण जी दिनकर जी से निधन के दिन मिले थे। मतलब जिस दिन दिनकर जी का निधन होना था, उसी दिन जो है जयप्रकाश नारायण जी दिनकर जी से मिले थे। उस रात्रि वे जेपी के मित्र, जेपी मतलब जयप्रकाश के मित्र रामनाथ जी गोयनका, इनका पूरा नाम है उनके मित्र का, रामनाथ जी गोयनका, जो कि इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, उनके घर पर मेहमान थे। मतलब उस रात को, जिस रात को जो है दिनकर जी का निधन हुआ, तो दिनकर जी जेपी, जयप्रकाश नारायण जी के मित्र रामनाथ जी गोयनका, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक भी थे, उनके घर पे मेहमान थे। कौन मेहमान थे? दिनकर जी। किनके घर पे? रामनाथ जी गोयनका के। रामनाथ जी गोयनका कौन थे? जो तो जेपी के मित्र थे, और इसी नाते जो है दिनकर जी से जयप्रकाश नारायण जी भी मिले थे। रात को क्या हुआ कि दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में उनको गोयनका जी ने अस्पताल पहुंचाया। किस अस्पताल? विलिंगटन नर्सिंग होम था, उस जिसका नाम विलिंगटन नर्सिंग होम था। वहाँ सारी व्यवस्थाएं मौजूद थी, सभी डॉक्टर पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन हुआ क्या लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया, और उसी रात को उनका निधन हो गया। तो ये काफ़ी इजी शब्दों में उत्तर था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, चुनाव सुधार के संदर्भ में जयप्रकाश जी के सुझाव पर प्रकाश डालें। जी हाँ, चुनाव संबंधी सुधार को लेकर जयप्रकाश जी ने क्या क्या सुझाव दिया, उन बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो जयप्रकाश नारायण चुनाव की पद्धति जानते हैं ना, सिस्टम, चुनाव लेने के जो तरीके हैं, उसमें आमूल परिवर्तन चाहते थे। आमूल परिवर्तन मतलब आवश्यक परिवर्तन चाहते थे। आज की परिस्थिति में आम जनता को
आम मतदाताओं को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान करे। जी हाँ, आज की परिस्थिति में आम जनता को, आम मतदाताओं को केवल इतना अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मत दे दे और फिर जो है सरकार जो है निरंकुश हो जाए। बड़ा गलत बात है। परंतु मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ है, ना ही स्वतंत्र है। उम्मीदवारों के चयन में भी जनता का कोई हाथ नहीं होता। उम्मीदवारों के चयन में जनता का कोई हाथ नहीं होता, मतलब पार्टी डिसाइड करती है कि हमको फलाने क्षेत्र से किनको खड़ा करना है। ये बात है यहाँ पे, ये जनता नहीं डिसाइड करती है, पार्टी डिसाइड करती है कि नहीं। चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पे उनका कोई अंकुश नहीं रहता है। किनका? जनता का कोई अंकुश नहीं रहता है। इन दोनों कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए। चुनाव संबंधी खर्चे पर भी उन्होंने अंकुश लगाने की बात की है। ये अंतिम क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 8। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये पाठ के आधार पे प्रसंग को स्पष्ट करना है, व्याख्या कह सकते हैं आप लोग, ये व्याख्या कहा जा सकता है इसको। तो क्या कहा था, ये जेपी जी ने कहा था, व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। ये किस जो है आधार पे कहा था जेपी जी ने और क्यों कहा था, ये आप इसको व्याख्या कीजिए, इसका भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे व्याख्या में जो है पहले तो बताना पड़ेगा कि कहाँ से लिया गया है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ जयप्रकाश नारायण जी का ऐतिहासिक भाषण, शीर्षक, क्या शीर्षक है उस ऐतिहासिक भाषण का? संपूर्ण क्रांति से ली गई है, जिसको उन्होंने 5 जून, याद कर लीजिएगा, 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। किसको? भाषण को, संपूर्ण क्रांति भाषण को। उसी पाठ से जो है, उसी भाषण से ये पंक्तियाँ ली गई है। इसी भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे और आंदोलन ने क्या किया? विराट रूप धारण कर लिया। आंदोलन ने विराट रूप धारण कर लिया। चलिए अब आगे क्या है, अब हम लोग डिफाइन करते हैं। उपरोक्त पंक्तियों से यह स्पष्ट होता है कि आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के कुछ ऐसे मित्र भी थे जो चाहते थे कि जेपी और इंदिरा जी में मेल मिलाप हो जाए। मतलब जेपी और इंदिरा जी में जो है कुछ विचारों को लेकर क्या था कि मतलब विविधता थी, उन लोगों में मेल मिलाप नहीं था। तो जयप्रकाश नारायण जी के कुछ ऐसे भी मित्र थे आंदोलन के समय जो चाहते थे कि जेपी और इंदिरा जी में मेल मिलाप हो जाए। तो इसी प्रसंगवश जेपी ने कहा, मतलब उस भाषण में जेपी ने कहा, इसी प्रसंग में जेपी ने कहा, क्या कहा कि उनका किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वह इंदिरा जी हो, चाहे वह कोई और हो, उनका तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। और ये आगे कहते हैं कि जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होंगी, जो सिद्धांत गलत होंगे, चाहे वह कोई भी करे, वह उनका विरोध करेंगे। चाहे वह इंदिरा जी हो, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, वह उनका क्या करेंगे? विरोध करेंगे। अब ये बात उन्होंने सही कहा। अब इस उदाहरण से जयप्रकाश नारायण जी का साफ, स्वच्छ, नेक और ईमानदार छवि का प्रमाण मिलता है। शायद यही वह कारण है कि जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकनायक का मतलब होता है लोगों के हीरो के नाम से जाना जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये बहुत ही ईजी शब्दों में मैंने एक एक प्रश्नों का उत्तर दिया। आपको अगर ये अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक भी करें और आप इसको शेयर करना ना भूलें, ताकि इस महामारी में, इस एपिडेमिक में जो है, पैंडेमिक में सभी को जो है पढ़ने का मौका मिल जाए। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय बिहार।